तो अभी हम देखते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स का ही नेक्स्ट आगे। मैंने कल 5 क्वेश्चन किया था, आज हम इसके आगे करते हैं। अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं आपके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू कन्फर्म whether drinking water contain a gamma emitting isotope or not। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो हम कोई भी ड्रिंकिंग वाटर में कोई भी कंटेमिनेशन अगर हम पता करना होता है तो हम सेंटिलेशन काउंटर मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा? सेंटिलेशन काउंटर मेथड, ये आंसर है। ठीक है, सेंटिलेशन। Which of the following can be used to confirm whether drinking water contain a gamma emitting isotope। कोई ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला पानी है उसके अंदर से कोई गामा इमिटिंग आइसोटोप का इमिट हो रहा है या नहीं, अगर इसका हमें पता करना है तो आपको एक प्रोसेस है सेंटिलेशन काउंटर, उसका आप यूज़ करते हैं। तो मैंने सेंटिलेशन के बारे में यहाँ लिखा है, सेंटिलेशन काउंटर इज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है और मेज़र करता है किसको? आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट ये है, आपसे पूछेगा कि अगर ड्रिंकिंग वाटर या किसी भी वाटर बॉडी से अगर आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन इमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइसोटोप उसके अंदर है या नहीं है, तो कौन सी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज़ करते हो? तो सेंटिलेशन डिटेक्टर एक टेक्निक है, उसका आप यूज़ करते हैं और पता करते हैं कि गामा रेडिएशन यहाँ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसलिए फिगर बना रखा है, देख लीजिए। ठीक है, तो रेडिएशन इधर से हम डालते हैं। ठीक है, इस वाटर बॉडी पे लाइट पड़ता है तो यहाँ से फोटो एक जनरेट होता है इस ट्यूब में और मेजरिंग डिवाइस में वहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो ऑप्टिकल विंडो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। खैर ये आपको नहीं जानना है कौन सा विंडो यूज़ करते हैं, बस आप ये जानिए रेडिएशन डिटेक्शन करते हैं। अगर वाटर बॉडी में कोई रेडिएशन आइसोटोप है, रेडिएटेड आइसोटोप है, गामा रेडिएशन या कोई भी हार्मफुल रेडिएशन अगर है, तो सेंटिलेशन काउंटर का हम यूज़ करते हैं। यानी कि हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का पता लगाने के लिए सेंटिलेशन काउंटर का हम यूज़ करते हैं। बस आपको इतना जानना है। ठीक है, यूजिंग द extinction effect of incident radiation on a scintillation material and detecting the result light pulses के रूप में लाइट इमिट होता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे है यहाँ पे ये डेंस होते जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमने लिख रखा है सेंटिलेशन काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है एंड मेजर करता है आयोनाइजिंग रेडिएशन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए सेंटिलेशन काउंटर का यूज़ करते एक डिवाइस है। यूज़ करते हैं द एक्सटिंक्शन इफेक्ट। ठीक है, एक्साइटेशन इफेक्ट ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ए सेंटिलेशन काउंटर या सेंटिलेशन मटेरियल एंड डिटेक्टिंग द रिजल्टेंट लाइट पल्सेस के रूप में एक लाइट यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस पे आता है। ठीक है, तो बस आपको ये पता करना है कि जैसे कोई ड्रिंकिंग वाटर है या किसी वाटर बॉडी में आयोनाइजिंग मटेरियल है या नहीं है, गामा एमिटिंग आइसोटोप है या नहीं है, अगर ये पता करना है तो एक सेंटिलेशन काउंटर एक मशीन है, उससे हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, द एनर्जी ऑफ सन, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, और ये तो आपको याद हो ही गया होगा, इतना तो हम लोग इतना पढ़ते हैं। कोई भी सन हो या स्टार हो, जैसे रात में जो चमकता रहता है स्टार हो या सन हो, कोई भी स्टार हो या सेलेस्टियल बॉडी जो लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर वो लाइट या एनर्जी आती कहाँ से, या सन के अंदर इतना हीट कहाँ से होता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? तो उसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहता है। सन या स्टार के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम आइसोटोप और हाइड्रोजन का ही है टाइटेनियम आइसोटोप, दोनों आपस में मिलता है तो उसको फ्यूज़न बोलते हैं। FUSION फ्यूज़न। यहाँ देखिए फ्यूज़न FU, दो आइसोटोप मिल करके एक फ्यूज़न करता है और
न्यूट्रॉन हीलियम प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न बोलते हैं। तो किसी भी स्टार में या सन में सेलेस्टियल बॉडी जो लाइट और एनर्जी इमिट कर रही है, उसके अंदर एनर्जी लाइट जो भी है वो फ्यूज़न रिएक्शन के द्वारा ही लाइट एनर्जी इमिट होता है। उसमें क्या होता है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन मिलता है और बनाता है कितना है, हीलियम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। 2 लाख कितना है, 2 करोड़ केल्विन टेम्परेचर है इसके अंदर। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन बाय हाइड्रोजन आयन, खैर ये तो आपको नहीं जानना है, बस आप ये जानिए कि फ्यूज़न रिएक्शन होता है। जो सन का सरफेस है, ये बाहरी कोर है जो हमें दिखता है बाहर से, उसका बाहर का जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, 6000, और अंदर कितने हैं, 2 करोड़ केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम मिलता है, फ्यूज़न होता है, मिल करके 2 मिल करके 1 हो जाता है। जब यहाँ मिलता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा न्यूट्रॉन रिलीज होता है और बनाता है क्या है, हीलियम बनाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है, इसको देखिए। लिखा यह है कि सोलर एनर्जी इज़ क्रिएटेड बाय, सूरज में, स्टार में सोलर एनर्जी जो क्रिएट होता है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, अभी मैंने आपको बताया, दिखाया, दैट टेक प्लेस इन द सन। फ्यूजन अगर व्हेन फोटोन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो फोटोन है एटम, वायलेंटली कोलाइड इन द सन कोर एंड फ्यूज टू क्रिएट अ हीलियम एटम। 2 टाइटेनियम और ड्यूटेरियम आपस में मिलता है। ठीक है, एक बनाता है। ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, सन के कोर में। ठीक है, सन्स कोर में, सन के केंद्र में होता है। ठीक है, कोर में होता है, और बाई प्रोडक्ट क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, क्रिएट अ हीलियम एटम। दिस प्रोसेस नोन एज फोटोन फोटोन चैन रिएक्शन इमिट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करता है और न्यूट्रॉन भी रिलीज करता है। फोटोन फोटोन, ये भी आइसोटोप जो फोटोन है, ये भी फोटोन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है ये बताइए कि क्वेश्चन ये है, स्टार ऑब्टेन देयर एनर्जी, स्टार बोले, सन बोले, या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी बोले, सेलेस्टियल बॉडी बोले। ठीक है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी में एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बोले, हीट बोले या लाइट बोले। ठीक है, ये सब आता कहाँ से है, तो सबसे पहले एक तो आपने फ्यूज़न देखा। ठीक है, फ्यूज़न से होता है जब 2 फोटोन या आइसोटोप हाइड्रोजन के मिल करके एक बनता है, तो वो कहलाता है फ्यूज़न कहलाता है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, साथ ही हीलियम बनाता है और न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस करता है। एक तो स्टार में एनर्जी प्रोड्यूस होने का कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि फ्यूज़न होता है, FUSION फ्यूज़न होता है, नॉट फिशन। ठीक है, और किसका फ्यूज़न किसका होता है, तो हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप का, यानी प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसका फ्यूज़न होता है, हीलियम बनाता है, न्यूट्रॉन रिलीज करता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा ये है कि सन, स्टार या जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, उसके अंदर एनर्जी बनने का एक और कारण है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। जब ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब आपस में बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के अंदर समाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये होता कब है, जब कोई स्टार या सन का जब फॉर्मेशन होता है उस वक्त होता है। ठीक है, जैसे अभी ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट है, सारा स्टार जितने भी गैलेक्सी है सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि उसके अंदर टेम्परेचर हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर लिखा है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, तो एक तो फ्यूज़न होता है, दूसरा ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से भी होता है। ठीक है, एनर्जी लाइट जो इमिट होता है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से भी होता है। तो यहाँ लिख रखा है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड एनर्जी दैट हीटेड द कोर एज द सन वाज फॉर्मिंग। जब सन बन रहा था उस वक्त जो है ना हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप व्हेन फ्यूज़न बिगेन। जब फ्यूज़न शुरू होता है, जब फ्यूज़न शुरू होगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो है रुक जाएगा। जब फ्यूज़न जब होना शुरू होता है
तो उस स्टार या सन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्लेसिंग द एनर्जी रेडिएटेड इनटू स्पेस, ठीक है, रिप्लेसिंग द एनर्जी रेडिएटेड इनटू द स्पेस। आपको ये जानना है ये ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है जब ये स्टार या सन बन रहा होता है तब, और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब उसी स्टार और सन के अंदर फ्यूजन स्टार्ट होता है तो ये ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये जानना होगा कि कोई भी स्टार हो या सन हो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से रिलीज होता है। तो एक तो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, दूसरा ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। चलिए, इसमें हमने उसी को लिख रखा है, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। इट जनरेट एनर्जी बाय कन्वर्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। जब ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू थर्मल एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन इज एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लाउड ग्रेविटी ओवरकमिंग इन इंटरनल प्रेशर एंड कॉजिंग a collapse. The core temperature of an object यानी स्टार must reach a minimum temperature before the atom inside will fuse. जब एटम फ्यूज करता है उससे पहले उसके कोर का टेम्परेचर मिनिमम हो जाना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा तो फिर हीट मिनिमम नहीं होगा, ठीक है। कोर का टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। लेकिन फ्यूज़न होने के लिए एक शर्त है कि ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इनसाइड विल फ्यूज। मिनिमम टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन टू फ्यूज इनटू हीलियम 10 मिलियन केल्विन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन का फ्यूज़न हो करके हीलियम बनाने के लिए, हीलियम जब बनता है और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, इधर न्यूट्रॉन रिलीज करता है, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर चाहिए आपका 10 मिलियन केल्विन, ठीक है। 10 मिलियन केल्विन, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर पूछेगा हाइड्रोजन फ्यूज़ करने के लिए, हाइड्रोजन को फ्यूज़न कराने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 10 मिलियन केल्विन चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टार रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा है कोई स्टार है, एनर्जी रिसीव करती है, उसके अंदर एनर्जी आता है, वो कहाँ से एनर्जी आती है? तो आपने देखा कि कोई भी स्टार हो, सेलेस्टियल बॉडी हो या सन हो, उसके अंदर हमने आपको कहा फ्यूज़न होना ज़रूरी है, FUSION, फ्यूज़न का होना ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न है जब हाइड्रोजन आइसोटोप या प्रोटॉन कह सकते हैं, जब आपस में मिलता है और फ्यूज़ होता है, एक हो जाता है, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिलीज़ हो रही है, साथ साथ में हीलियम बनाता है और न्यूट्रॉन रिलीज़ करती है। यहाँ तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न ही पूछा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन भी दिखा रहा हूँ कि इससे भी एनर्जी या लाइट इमिट होता है जब स्टार या सन बन रहा होता है तब। लेकिन मैक्सिमम तो हमेशा एग्जाम में पूछता है क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार। स्टार हो, सन हो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कौन सा सोर्सेस है? एक तो आपको हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम, यहाँ हाइड्रोजन आइसोटोप चेंज किस में हो रहा है? हीलियम में, देखिए यहाँ पे हीलियम में, ठीक है। या ड्यूटेरियम टाइटेनियम फ्यूजन, देखिए ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, टाइटेनियम ट्रिटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिलता है यानी फ्यूज़न होता है और बनाता है कि हाँ हीलियम, ठीक है। तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी जो स्टार में चाहिए सोर्स है वो हाइड्रोजन है, और जो चेंज होता है हीलियम में। यहाँ देखिए हीलियम में चेंज हुआ, यहाँ उसी चीज़ को दिखा रहा है, दूसरे फिगर में मैंने दिखाया हीलियम में चेंज होता है, ठीक है। और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, साथ साथ में आपको यहाँ न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है।
और यहाँ गामा रे के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट होता है वहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज़, सन में एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फिजन है, फ्यूज़न है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या चेरबॉक इफेक्ट है? तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। FUSION फ्यूज़न याद रखना होगा। स्टार या कोई भी सन या सेलेस्टियल बॉडी में फ्यूज़न होता है, न कि फिजन। ये फ्यूज़न वाला नहीं होता, ये याद रखना होगा, फ्यूज़न वाला आंसर होता है। साथ साथ में मैं ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन भी आपको दिखाते चल रहा हूँ कि ये भी एक एनर्जी का सोर्स है स्टार एंड सेलेस्टियल बॉडी में या किसी भी सन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। अब आ रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है। सेल्फ सस्टेन्ड चैन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज, एक चैन चलता रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। एक बार उसको बम्बार्डमेंट कर दो, ठीक है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस को तोड़ दो, उसके बाद वो चैन लगातार एक न्यूक्लियस दूसरे को, तीसरे को, चौथे को ऐसे तोड़ता चला जाता है। तो ये सेल्फ सस्टेन्ड चैन रिएक्शन होता है। ये पॉसिबल क्यों है? कह रहा है ऐसा कैसे होता है? तो कहता है मोर न्यूट्रॉन आर रिलीज इन ईच ऑफ द फिजन रिएक्शन। फिजन होता है जब एक, देखिए यहाँ यूरेनियम है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन आता है, इसके न्यूक्लियस को तोड़ता है तो यहाँ बहुत सारे न्यूट्रॉन, एक जब टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ दिखाया है, ठीक है, 1 2 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। फिर ये अगला, ये न्यूट्रॉन फिर दूसरे न्यूक्लियस को तोड़ता है तो फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। फिर ये भी तोड़ेगा। इट्स मे बी कि ये भी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी भाग ले, हो सके अगर भाग लेता है न्यूट्रॉन को तोड़ने में, तो यहाँ न्यूक्लियस को तोड़ने में, तो न्यूक्लियस को तोड़ेगा और एनर्जी भी रिलीज करता है, साथ साथ में न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है। तो न्यूट्रॉन इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फिजन रिएक्शन। क्या इस यहाँ जो न्यूट्रॉन है इस न्यूक्लियस को तोड़ता है, यहाँ इससे जो न्यूट्रॉन निकलता है, क्या इमीडिएटली फिर दूसरे फिजन रिएक्शन प्रोसेस में ये भाग लेता है? तो नहीं, इमीडिएटली तो नहीं लेता उस वक्त, ठीक है, ये गलत है। हाँ, फिजन, मोर न्यूट्रॉन रिलीज इन ईच ऑफ द फिजन रिएक्शन। हर फिजन रिएक्शन में, प्रत्येक फिजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन का रिलीज होना तय है, ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन आर स्लो डाउन बाय ग्रेफाइट। यस, ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन ये बहुत तेज़ होता है, तो इसको स्लो डाउन करने के लिए हम ग्रेफाइट या मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। मॉडरेटर में हम हेवी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉडरेटर में। क्यों? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए। नहीं तो ये क्या है ना, लगातार न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस को तोड़ता चला जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेटर का, ग्रेफाइट है, हेवी वाटर है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका हम यूज़ करते हैं। एवरी न्यूट्रॉन रिलीज इन द फिजन रिएक्शन इनिशिएट फर्दर फिजन। क्या प्रत्येक न्यूट्रॉन हम अगले फिजन रिएक्शन में भाग लेता है? नहीं, प्रत्येक नहीं, एवरी नहीं, ये कोई जोड़ी नहीं है। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या? यहाँ मैंने फिगर बना रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। ये एक मोलिकुलर फर्नेस है जहाँ पे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम को हम जलाते हैं, तोड़ते हैं, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, न्यूक्लियस को तोड़ता है, फिर वहाँ से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, न्यूट्रॉन होता है, फिर वो न्यूट्रॉन अगले न्यूक्लियस को तोड़ता है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में दिखाया। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है, कोर है, कंट्रोल रॉड है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का हो सकता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को तोड़ता है और न्यूट्रॉन एंड एनर्जी रिलीज होती है, न्यूट्रॉन एंड एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो हीट रिलीज होगी, इस वाटर को बॉयल करेगा, स्टीम बनाएगा और फिर ये आकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर को जनरेट कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको ठंडा करने के लिए, मॉडरेटर के लिए यूज़ करने के लिए यहाँ सी वाटर या लेक वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि इसके कंट्रोल किया जा सके। तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल ए फिजन रिएक्शन। करता है इनिशिएट एंड कंट्रोल, शुरू भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है
किसके लिए, फिजन रिएक्शन को, फिजन न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है और उसको इनिशिएट भी करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका एक इनिशिएटर भी है और कंट्रोलर भी है, ठीक है, फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन ये है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर फिजन, FISION फिजन यानी टूटना। कह रहा है कि न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड है, ये तो सही है। एनर्जी जनरेशन इन स्टार, स्टार में हमने अभी कहा फ्यूजन से होता है न कि फिजन से होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। स्टार में फ्यूज़न, ये वाला फ्यूज़न से होता है, इस फिजन से नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो गया बी, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर डैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यस, इससे तो क्या होता है, यहाँ से यूरेनियम थोरियम को हम तोड़ते हैं, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, वाटर बॉयल होता है, स्टीम बनता है और ये जाके इलेक्ट्रिक जनरेटर को, मोटर को चलाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये कहता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो यस, ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये बात तो सही है। इनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज इन एन एटम बम, कोई भी एटम बम गिराओगे तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये बात भी सही है। यहाँ एटम बम है, अगर इसको तोड़ते हैं फिजन होता है, एटम बम में क्या होता है, फिजन होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फिजन होता है, ये टूटना होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है यहाँ, ठीक है, ये वाली। तो न्यूट्रॉन इंक्लूडेड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूट्रॉन जो है इंक्लूडेड न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हमने आपको दिखाया ही था, यहाँ भी देख लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलिए, ये न्यूट्रॉन, ठीक है, बस ये है कि स्टार में फ्यूज़न होता है न कि फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन की बात कर रहा है न कि फिजन की बात कर रहा है, ये ध्यान देना होगा। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई, क्या इस हेवी न्यूक्लियाई के प्रिंसिपल पे काम करता है फ्यूजन रिएक्शन, फिजन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई। दूसरा, दे यूजुअली हैव टोकमान डिज़ाइन, यस, ये जो डिज़ाइन बनाया गया है फ्यूज़न कराने के लिए, फ्यूज़न FUSION फ्यूज़न के लिए ये टोकमान डिज़ाइन है, ये बात सही है, ठीक है। दे ऑपरेट ए वेरी हाई टेम्परेचर, यस, ये ऑपरेट करता है वेरी हाई टेम्परेचर, फ्यूज़न से जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेरी हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है, दूसरा एंड तीसरा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, मैंने उसी को, इन ए फ्यूजन रिएक्शन टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज इनटू ए फॉर्म ए सिंगल हेवियर न्यूक्लियाई, दे प्रोसेस रिलीज एनर्जी बिकॉज ए टोटल मास ऑफ द रिजल्टिंग सिंगल न्यूक्लियाई इज लेस देन द मास ऑफ टू ओरिजिनल न्यूक्लियाई। दो जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होता है उससे जो बनता है फ्यूज़न करके, इसका मास ज़्यादा होता है इन दोनों के मास से मिला करके। द लेफ्ट ओवर मास बिकॉम एनर्जी, और ये जो मास है वो एनर्जी। तो ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों का मास ज़्यादा हुआ कि इसका मास ज़्यादा हुआ, तो जो फ्यूज़न में होता है उसका मास ज़्यादा होता है जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये याद रखना होगा। और टोकमान इज़ ए मशीन, इसके बारे में कह रहा है टोकमान, कन्फाइन ए प्लाज्मा, यहाँ पे देख लीजिएगा प्लाज्मा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए डोनट शेप, इसको बोलते हैं डोनट शेप, दैट साइंटिस्ट कॉल ए टोरस। फ्यूजन एनर्जी साइंटिस्ट बिलीव दैट टोकमान आर द लीडिंग प्लाज्मा कॉन्फिडेंट कॉन्सेप्ट फॉर फर्दर फ्यूजन पावर प्लांट, ठीक है, ये टोकमान पे बेस्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बम। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम में फ़र्क क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर आपका एक कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि यहाँ मॉडरेटर लगा देते हैं जो उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो न्यूक्लियर बम होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियर बम क्या होता है, यहाँ देख लिए, न्यूट्रल यूरेनियम जो भी है, आप यूरेनियम थोरियम यूज़ करते हैं, वो अनकंट्रोल होता है, और लेकिन ये जो आपका रिएक्टर होता है ये कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। इसको हम
हेवी वाटर, ग्रेफाइट और मॉडरेटर समथिंग, ये सब यूज़ करके कंट्रोल करते हैं। द चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चैन होता है वो कंट्रोल होता है, ये बात तो सही है। चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड, ये तो सही है। चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल, ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ मॉडरेटर देखिए यूज़ किए हैं इस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए। अगर ये मॉडरेटर नहीं होता तो ये भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको जो भी न्यूट्रॉन निकलता है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूज़न। एटम बम जो होता है वो किस पे होता है? फ्यूज़न पे होता है। यस, कोई भी होगा तो वो तो फ्यूज़न पे ही होगा। वेयर न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूज़न पे आकर होता है। यस, रिएक्टर में जो होता है वो फिज़न में होता है, ना कि फ्यूज़न होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस पे होता है? फिज़न पे होता है, ना कि फ्यूज़न पे होता है। लेकिन हमारा एटम बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे होता है, यानी अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड होता है एटम बम, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपका देयर इज़ नो चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई चैन नहीं होता? तो ये तो गलत है ना। देख रहे हैं, ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस को उतरा, फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकला, फिर आगे चलता है, फिर ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर आगे न्यूट्रॉन निकलेगा। इस तरह से एक चैन होता है, फिर उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो सही है ना, एटम बम में कोई चैन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, अनकंट्रोल होता है। तो आपका गलत ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एटम बम जो भी है आपका मैंने बनाया है, यहाँ पे अनकंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चैन रिएक्शन होता है वो कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मॉडरेटर यूज़ करते हैं। आप ग्रेफाइट ले लो, हेवी वाटर ले लो, DO2 ले लो, ये सब जो भी है ये कंट्रोल करने के लिए होता है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इन द मॉडर्न डे न्यूक्लियर मेडिसिन प्ले ए वाइटल रोल इन मेडिकल साइंस, इट इज़ एग्जैक्टली। कहता है न्यूक्लियर मेडिसिन यूज रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी टू सी हाउ ऑर्गन और टिश्यू आर फंक्शनिंग। न्यूक्लियर मेडिसिन का हम मेडिकल में यूज़ करते हैं और पता करते हैं कि हमारे बॉडी का ऑर्गन और टिश्यू कैसे काम कर रहा है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए। टारगेट एंड डिस्ट्रॉय डैमेज और डिजीज ऑर्गन और टिश्यू फॉर ट्रीटमेंट। किसके किसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं? बहुत सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। दे आर ड्रग, दे आर इन्फ्यूज़न ऑफ हर्ब, दे आर रेडियो आइसोटोप, दे आर, यहाँ द लिखा है, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, दे आर रेडियो आइसोटोप। जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वो हमारा क्या है? रेडियो आइसोटोप है। इस रेडियो आइसोटोप को हम बॉडी के अंदर डालते हैं, जो स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता, स्टेबल होता है, और ऑर्गन और टिश्यू के फंक्शन और उसके डैमेज का हम पता करते हैं, और जो भी डैमेज और डिस्ट्रॉय है, डैमेज है या जो भी कॉज कर रहा है डिजीज़, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और डिजीज़ ऑर्गन और टिश्यू किसी को फॉर ट्रीटमेंट, जैसे डायग्नोसिस करने में, कार्डिक हार्ट में, रेडियो फार्मा में, ट्यूमर में, स्कैनिंग, एक्सरे, इस सब में यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बोथ टेक्निक यूज़ रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ फिगर बना दिया है, आप देख सकते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया इज़ एबंडेंस ऑफ, किसका है? थोरियम का है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो सबसे ज़्यादा कौन है? थोरियम है। और थोरियम आपका किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ये देख लीजिएगा थोरियम का, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? 90, ठीक है। थोरियम में TH। थोरियम केमिकल सिंबल TH से नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मेटल फाउंड इन एट ट्रेस लेवल इन सॉइल, रॉक, वाटर, प्लांट में भी पाया जाता है, ठीक है, एंड एनिमल्स में भी पाया जाता है। ये UPSC के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो जनरल लोग जानते हैं कि सॉइल, रॉक एंड वाटर में होता है। थोरियम इज सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, देयर आर नेचुरल एंड मैन मेड
फॉर्म ऑफ थोरियम ऑल ऑफ विच आर रेडियो एक्टिव, सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज़ बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिजर्वायर इन इंडिया। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो भी है, थोरियम है और यूरेनियम है, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके दे रखा है। और सबसे ज़्यादा जो है थोरियम केरला में है, यहाँ पे केरला के कोस्ट पे, थोड़ा बहुत तमिलनाडु, बाकी ये केरला वाले कोस्ट में थोरियम, ठीक है। तो ये थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है और थोरियम सबसे ज़्यादा आपके केरला में के बालुओं में पाया जाता है, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में होता है। बाकी और भी जगहों पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? यूरेनियम के ओवर थोरियम का एडवांटेज क्या है? थोरियम कैसे ज़्यादा फायदेमंद है यूरेनियम से, अच्छा क्यों है, कैसे है? और ये हमारे फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी का, फ्यूचर फ्यूल का एक एडवांस सोर्स है। तो कह रहा है थोरियम इज़ ए फार मोर एबंडेंट इन नेचुरल दैन यूरेनियम। यस, यूरेनियम के बनिस्बत थोरियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इंडिया में तो है ही बहुत ज़्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू द नेचुरल यूरेनियम। ये बात सही है। थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू द यूरेनियम। यस, थोरियम बहुत कम हार्मफुल वेस्ट रिलीज करता है कंपेयर टू यूरेनियम। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल? कौन इसमें न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है? तो कैडमियम न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है, थोरियम 90 है, यहाँ देख लीजिए थोरियम का 90 है, यूरेनियम 92, प्लूटोनियम 94। जो भी मोर देन 92 से जो भी ज़्यादा ऊपर है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट कैडमियम का 48 है एटॉमिक नंबर, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। और कैडमियम इज ए सॉफ्ट मैलेबल ब्लूइश वाइट मेटल फाउंड इन जिंक ओर। ये कहाँ पे मिलेगा? जिंक के जो खदान होते हैं वहाँ पे कैडमियम मिलेगा। टू सी ए मच लेसर एक्सटेंट इन द कैडमियम मिनरल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैडमियम प्रोड्यूस्ड टुडे इज ऑब्टेन फ्रॉम जिंक बाई प्रोडक्ट एंड रिकवर्ड फ्रॉम स्पेंट निकल कैडमियम बैटरी, और इसका निकल कैडमियम बैटरी में यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी इसके जो क्वेश्चन बचते हैं वो मैं कल कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।